गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप? अच्छे हो? करें स्टार्ट। बच्चों ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, थियरी ऑफ सप्लाई। और आज हमें इसका क्या करना है? सारे बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कि भैया ये तो आज होना था चैप्टर पूरा, ये कल ही कैसे हो गया? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कोई बात नहीं बच्चों, शुरू करते हैं रिवीजन। बात करते हैं किसकी? सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है। आप बच्चों कभी भी किसी भी सप्लायर से, किसी भी प्रोड्यूसर से अगर ये पूछो कि आप मार्केट में कब ज्यादा क्वांटिटी रिलीज करना चाहते हो या चाहोगे, या कब कम करना चाहोगे, तो सामने वाले बंदे का आंसर क्या होना चाहिए? प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस अगर कम तो सप्लाई ज्यादा। हाँ बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस अगर कम और प्राइस अगर ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा। बिकॉज प्राइस के ज्यादा होने पे उसको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और प्राइस के कम होने पे उसे प्रॉफिट कम। और एक सप्लायर हमेशा किससे गाइडेड होता है? प्रॉफिट से। वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? प्रॉफिट से। उसे चाहिए विटामिन एम। विटामिन एम पूरा तो सब कुछ जिंदगी में अच्छा अच्छा। और विटामिन एम नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। ठीक है ना? यही इंट्रोडक्शन में लिखा है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बोला। बात करते हैं सप्लाई की। सारे बच्चों को पता है, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर सप्लायर, एक सप्लायर मत बोलो, केवल सप्लायर बोलो। ठीक है ना? बिकॉज जैसे हम एक बोलेंगे ना तो वो इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है ना? वापस से, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर सप्लायर कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई, सॉरी, रिलीज करना चाहता है और रिलीज करने के लायक है। एक बार फिर बोलेंगे आप विद एक्शन। एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर सप्लायर कितनी कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है और रिलीज करने के लायक है। ठीक है? उसको बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। बच्चों सप्लाई कितने टाइप की हो सकती है? इंडिविजुअल सप्लाई और, चलो इंडिविजुअल सप्लाई बोल के बताओ। एक टाइम पीरियड के अंदर, आप बोल नहीं रहे हो, एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर एक सप्लायर कितनी कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है और रिलीज करने के लायक है, इसको बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल सप्लाई। बच्चों अगर बात करें किसकी? मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट सप्लाई क्या होती है? एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर सारे के सारे सप्लायर एक प्रोडक्ट के, एक मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट के सारे सप्लायर जितनी जितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहते हैं और रिलीज करने के लायक है, उसको बोलते क्या? मार्केट सप्लाई। अगर बच्चों बात करें किसकी? हम क्वांटिटी सप्लाइड की, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लायर कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है। नमन भैया आप ऐसे क्यों नहीं बोल रहे कितनी कितनी क्वांटिटी? बिकॉज एक प्राइस है ना। एक प्राइस पर सप्लायर कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है और रिलीज करने के लायक है, उसको बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी सप्लाइड। से यस और नो? क्वांटिटी सप्लाइड को हमेशा एक प्राइस पर क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों सप्लाई एंड स्टॉक। आमतौर पर लोग मानते हैं कि दोनों एक ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। दोनों क्या है? अलग अलग है। आपको क्या पता पड़ रहा है कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ? स्टॉक भी दो टाइप से समझाया था ना आपको। एक तो इकोनॉमिक्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, कुछ फ्लो होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? जो हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ा था? जो फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। किसके रिगार्डिंग पढ़ा था? फिनिश गुड्स, है ना? तो जो सप्लाई है और जो फिनिश गुड्स है, बेसिकली स्टॉक उसे बोल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इन्वेंट्री का मतलब आपको पता है ना? द वर्ड ऑफ द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इज वाइडर देन द स्टॉक, है ना? बिकॉज इन्वेंट्री constitutes raw material, WIP and finished goods, whereas stock generally means finished goods। ठीक है ना? हम यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहे हैं बच्चों, सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो क्वांटिटी होती है, टोटल क्वांटिटी होती है, जो किसके पास अवेलेबल है? एक सप्लायर के पास या एक फर्म के पास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं बोलता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इस लाइन को बोलने के बाद अगर मैं ये बोलूं
कि स्टॉक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, बिकॉज स्टॉक को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मतलब कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। कभी हम ऐसे जवाब नहीं देते कि पिछले सालों से या पिछले 1 साल से या पिछले 6 महीनों से हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक है, ऐसे नहीं बताते। हम स्टॉक बताते हैं अभी कितना है। समझ आ रही है? तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ना कि ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्टॉक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ना कि फ्लो। से यस और नो? जबकि अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई बच्चों स्टॉक का वो पार्ट होती है जिस पार्ट को प्रोड्यूसर मार्केट में क्या करना चाहता है? रिलीज करना चाहता है। क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। से यस और नो? अच्छा, सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन द स्टॉक। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा या तो उसके इक्वल होगी या उससे। अच्छा, स्टॉक एक वाइडर टर्म है और सप्लाई उसका एक पार्ट है। चलो देखते हैं डिफरेंस, वापस से वन बाय वन करके देखते हैं। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस। स्टॉक क्या होता है? वो टोटल क्वांटिटी होती है जो फर्म के पास अवेलेबल है, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जबकि जबकि सप्लाई क्या है? सप्लाई वो पार्ट है जिसको वो मार्केट में क्या करना चाहता है? रिलीज करना चाहता है। ठीक है। स्टॉक को हम मेजर करते हैं किस पे? पॉइंट ऑफ टाइम पे। सप्लाई को मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे। स्टॉक जो है बच्चों चेंज नहीं होता किसके चेंज होने से, जबकि सप्लाई क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है किसके चेंज होने से? प्राइस के चेंज होने से। अगर हम बात करें स्टॉक की, स्टॉक क्या रहेगा? स्टॉक या तो इक्वल टू रहेगा। अच्छा स्टॉक हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा सप्लाई से या उसके इक्वल रहेगा। लेकिन जो सप्लाई है बच्चों, सप्लाई हमेशा क्या रहेगी? लेस देन रहेगी या तो इक्वल रहेगी किसके? स्टॉक के। स्टॉक एक वाइडर टर्म है जबकि सप्लाई एक उसका जस्ट पार्ट है। फाइनली मिस्टर ए हैज 10 यूनिट्स इन हिज गोडाउन। ये उसके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो रिलीज करना चाहता है 8 ही यूनिट। तो बच्चों वो क्या है? सप्लाई। कोई शक? आगे सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल एक टेबल होती है जो रिलेशनशिप शो करती है किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। इट इज अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जनरली कैसा रिलेशनशिप शो करती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप। डायरेक्ट बोले तो कि अगर प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस अगर घटेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगी। ये आप ये टेबल देख सकते हो सामने, स्केड्यूल ही बना हुआ है। ठीक है। स्केड्यूल भी बच्चों कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? ये टेबल होती है जो रिलेशनशिप शो करती है एक सप्लायर के लिए। किसके लिए? एक कि एक सप्लायर के मतलब अगर मार्केट में प्राइस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो एक सप्लायर की क्वांटिटी सप्लाइड कितनी कितनी होगी, जो ये रिलेशनशिप शो करती है जो टेबल, उस टेबल को बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। सामने आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे अजम्पशन है हमारी कि यहाँ पे एक ही सेलर है, एक ही होगा क्योंकि हम एक ही की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की। ये क्या होता है बच्चों? ये टेबल होती है किसकी? एक फॉर्म की या सारी की सारी फॉर्म्स की? जो क्या शो करती है? जो टेबल रिलेशनशिप शो करती है किसके बीच में? प्राइस के बीच में और सारी की सारी फॉर्म्स की कंबाइंड कलेक्टिवली जो उनकी क्वांटिटी सप्लाइड है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना? तो ये टेबल क्या करती है? वही शो करती है। क्या? वही क्या? वही भैया, वही वही क्या? प्राइस और किसके बीच में? क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशन, एक का कि सबका? बात करते बच्चों किसकी? सप्लाई कर्व की। किसकी? सप्लाई कर्व। सिंपली इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है। और आमतौर पर एक ऐसा रिलेशनशिप शो करती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी। सेम एज सप्लाई स्केड्यूल, ये भी बच्चों 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और दूसरा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। सॉरी, मैंने क्या बोला? स्केड्यूल बोला ना, कर्व। सेम एज स्केड्यूल के जैसा ये क्या होता है? कर्व भी 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बच्चों कौन स्टीपर होता है कौन फ्लैटर होता है तो आप मेरे को बता सकते हो क्या?
इंडिविजुअल सप्लाईज कर्व तो क्या होता है, स्टीपर होता है, और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, फ्लैटर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? उसके अंदर क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, ज्यादा होती है, वो सबकी कंबाइन करके होती है, तो वो कर्व ना ऐसे ऊपर उठने की बजाय लेट जाता है, ठीक है ना, थोड़ा फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ कहना सुनना, कोई शिकायत तो नहीं है? कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। आगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे सप्लाई क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसको भी बच्चों हम सिमिलरली दो ही केस में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। अगर बात करें इंडिविजुअल सप्लाई की, तो बच्चों उसके अंदर जो फैक्टर होते हैं उनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, पीएक्स, पीआर, जीएफटी, जीपी। पीएक्स, पीआर, जीएफटी, जीपी। पीएक्स स्टैंड फॉर ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, खुद का प्राइस ऊपर तो क्वांटिटी। अरे सुनो ना, मैं 25 सालों से आपको यही बता रहा हूँ, आप भी सुन सुन के पक गए होंगे कि भैया आप तो बस करो ना, ठीक है ना। जैसे ही प्राइस ऊपर खुद का, क्वांटिटी सप्लाइड भी ऊपर, खुद का प्राइस कम तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम, ठीक है ना। ये पीएक्स हो गया। पीआर फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक ही केस में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट के केस में। किसके केस में? अगर बच्चों दो दो प्रोडक्ट है जो आपस में सब्स्टिट्यूट है, उनमें से अगर एक के प्राइस बढ़ जाते हैं, एक के उतने रहते हैं, हाँ बोलो ना, तो हम जिसके प्राइस बढ़े हैं उसकी सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और इसकी सप्लाई को क्या कर देंगे, दूसरे कम कर देंगे। और अगर इसके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, मतलब सॉरी, मतलब उतने रहे और इसके बढ़ गए, तो इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, इसकी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये ऐसा है। पीएक्स, पीआर हो गया। नेक्स्ट है जी, जी फॉर गोल ऑफ द फर्म। ठीक है, गोल ऑफ द फर्म क्या, अगर एक बंदा ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो ज्यादा सप्लाई जब ही करेगा जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होंगे। लेकिन जिस बंदे का ज्यादा पैसा कमाना मकसद नहीं है, उसका मकसद तो केवल सेल्स को इंक्रीज करना है, क्यों जैन साहब, सेल्स को इंक्रीज करना है, तो देन क्या होगा, उस केस में वो कम प्राइस पे भी क्या कर देगा बच्चों, मार्केट में सप्लाई कर देगा। यस और नो? अच्छा, पी एक्स, पी आर, जी, जी हो गया। एफ, एफ फॉर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको वो कहानी याद है, वो बोल रहा था कि सर मेरी शादी हो गई है। क्या हो गई? शादी हो गई। कौन, मेरे को बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। लैंड को क्या जाता है, रेंट, लेबर को कैपिटल पे, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और इन सबको कंबाइन करके, है ना, प्लस साथ में एक जो नॉन, ये तो फैक्टर इनपुट होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है बच्चे नॉन फैक्टर इनपुट। क्या होता है नॉन फैक्टर इनपुट? मतलब रॉ मटेरियल, उसके लिए हमें डायरेक्टली क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। अच्छा, इन्हें फैक्टर इनपुट क्यों बोलते हैं, उसे नॉन फैक्टर इनपुट क्यों बोलते हैं? ये तो अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है ना, और वो एज इट इज का एज इट इज क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। मतलब ये अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोते, कौन, फैक्टर इनपुट, लेकिन नॉन फैक्टर इनपुट अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए पेमेंट करनी होती है। इन सबको कंबाइन करके कलेक्टिवली बच्चों हमारे को जो हमारा खर्चा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसको इसलिए नहीं बोलना चाहता बिकॉज मैंने किसको भी कंसिडर किया है, नॉन फैक्टर इनपुट, इनपुट को भी क्या किया है, कंसिडर किया है, ठीक है ना। जनरली तुम एक बारी इधर वाला पोर्शन भूल जाओ, कौन से वाला, नॉन फैक्टर इनपुट वाला। फैक्टर इनपुट की बात करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की। इन सबको कंबाइन करके बच्चों कॉस्ट आती है। क्या आती है? जनरली, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, वो बोला था ना, वर्कर बोला था कि हमारी शादी हो गई, अब हमारी सैलरी क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉस्ट बढ़ जाएगी और मार्केट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कम तो सप्लाई कम, ये वो कह रहा भाग गई, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, और कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई, ऐसा लिखा है यहाँ पे सारा का सारा। पी एक्स, पी आर, जी, एफ, टी, टी फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी बच्चों जब भी इंप्रूव होती है कि हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, बिकॉज हम उतने टाइम में अब क्या कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, नेक्स्ट है जीपी, लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी किसकी बात कर रहे हैं हम, या तो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं और सब्सिडीज की बात कर रहे हैं। टैक्स क्या होता है, यहाँ नहीं लिखा है, बताओ मेरे को। टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट, ये क्या होती है? अच्छा, जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगेगा क्या वो आनाकानी करेगा क्या कुछ, हम नहीं दे रहे,
क्यों नहीं दे रहे? मोदी रैपट मारेगा ना तो नहीं दे रहे, ठीक है ना, कहीं नहीं दे रहे टैक्स, रहना नहीं है, यू एंटी नेशनल गो टू पाकिस्तान, ठीक है। भारत में ना टैक्स तो देना पड़ेगा ना, समझा क्या, वरना तो वो तो क्या बोल देंगे, एंटी नेशनल बोल देंगे, तो मैं टैक्स नहीं दे रही, तो समझा क्या। तो टैक्स क्या होता है बच्चों, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है विच इज मेड बाय द हाउस होल्ड, जो किसने पे करनी होती है, हाउस होल्ड ने पे करनी होती है। हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल, जैसे हम लोग हैं, आप है, हम है, ठीक है ना, तो विच इज पेड बाय द हाउस होल्ड टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, किसको, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट मतलब हमारी गवर्नमेंट कौन है, तो बोलो, जैसे वो बच्चा बोलता है, वो एक का इंटरव्यू लेता है ना, मोदी सरकार, ऐसा, तो हमारी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कौन है, बोलो ना, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है हमारे यहाँ पे, सरकार कौन है भाई, ठीक है ना, किसकी सरकार है, चलो ऐसे बता दो किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, समझो ना, प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा एक बात बताओ, जो बाइडन, जानते हो, नाम सुना है जो बाइडन, हाँ, अंगूठी उसको नहीं पिनाई थी नालायक, उसकी वाइफ को पिनाई थी, उसको पिना के क्या करेगा अंगूठी कह रहे मोदी जी ने अंगूठी पिनाई थी उसकी वाइफ को, उसको पिना के क्या करना, उसका क्या करना, चार डालना क्या, सुनो मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो बाइडन तुम्हें आके बोले टैक्स दो, हमें क्या दो, ए जाना, कहाँ से टैक्स लेना, यूएसए से, कहाँ से लेगा तू, इधर आके, इधर तेरा राज नहीं है, इधर किसका राज है, मोदी जी का, मोदी जी कहने लगे यूएसए में जाके हमें टैक्स दो, तो लोग देंगे वहां पे टैक्स, वो उनकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना, मोदी जी कहेंगे हमारा 56 इंच का सीना, अरे जाना उधर दिखाना भारत में जाके, इधर नहीं दिखाने का, समझा क्या, ठीक है। वापस से, टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड टू इट्स रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बात पूरी नहीं हुई, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, जिसके बदले में उन्हें डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना, वो टैक्स होता है। सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट हेल्प करती है किसको, प्रोड्यूसर को, डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड कराती है, क्या करने के लिए, जानबूझ के, ऐसे मस्ती के लिए, या में मस्ती है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, बोलो ना, सब्सिडीज आर द डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प मेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, क्या दारू के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेके जाना सब्सिडी, ऐसा बोलेगी गवर्नमेंट, नहीं ना, किसके लिए बोलेगी, खादी प्रोडक्ट्स के लिए बोलेगी, जो सोसाइटी के यूज में आने वाले प्रोडक्ट है उनको एनकरेज करेगी, ठीक है ना। इनफैक्ट जो लिकर वगैरह होती है उन पे तो सरकार क्या करती है, ज्यादा टैक्स लगाती है, ताकि उनके कंजप्शन को क्या कर सके और प्रोडक्शन को डिस्करेज कर सके, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, मेरे को ये सोचना चाहिए कि मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, पागल है क्या, ऐसे नहीं बताते। सुनो, अभी सोचो आप, टैक्स अगर बच्चों ज्यादा लगेगा, दीदी टैक्स अगर ज्यादा लगेगा तो बोलो क्या होगा, सप्लाई कम होएगी, टैक्स अगर कम लगेगा तो सप्लाई ज्यादा, सब्सिडी ज्यादा मिलेगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, और कम मिलेगी तो, हाँ बात समझ में आ रही है, सब्सिडीज के साथ कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और टैक्स के साथ क्या होता है, टैक्स के रेट बढ़ेंगे तो सप्लाई कम होएगी, टैक्स के रेट घटेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, समझा क्या आपको, तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, क्या है, पीएक्स पीआर, ये पूरा बोलो ना, ऐसे बोलते हैं, आधा आधा बोलते हैं, पीएक्स पीआर जीएफटी जीपी, बोलो वन मोर टाइम, पीएक्स पीआर जीएफटी जीपी, पीएक्स स्टैंड फॉर on price of the commodity, pxpr, pr stand for price of related goods, pxprg, g for goal of the farm, gff for price of factors of production, T for state of technology, and finally GP government policy। क्या केवल बच्चों हमें फैक्टर्स केवल इंडिविजुअल सप्लाई के पढ़ने हैं कि मार्केट सप्लाई के भी पढ़ने हैं, मार्केट सप्लाई के भी पढ़ने हैं, और मार्केट सप्लाई के जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं जो इंडिविजुअल के वो तो होते ही है, साथ में कौन भी होते हैं, टी ई एन, टेन भी होते हैं, कौन होते हैं, टी ई एन, पी एक्स पी आर जी एफ टी जी पी टी ई एन, अच्छे से बोलो, पी एक्स पी आर जी एफ टी जी पी टी ई एन, समझा क्या। अच्छा, अभी दोबारा बताऊं कि पी एक्स पी आर जी एफ टी जी पी, ए जाओ काम करो ना अपना, दोबारा बताओ, ये देखो बस, टी ई एन, टी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स अगर इंप्रूव होंगे,
रोड्स अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टर अवेलेबल होंगे उस रूट पे बहुत अच्छे से, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो अवेलेबल हो जाती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बराबर है, इंटरनेट बराबर है, रेंज बराबर आती है ना, 5G की स्पीड से क्या चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। अगर ये सारी चीजें होगी तो बताओ क्या होगा बच्चों, सप्लाई ज्यादा होगी कि कम होगी? और अगर ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? किसी एक की क्या पूरी मार्केट की? यार जो रोड बेकार है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां के ऑर्डर तो कोई भी नहीं पकड़ेगा ना, हर एक बंदा डिस्करेज होगा, हम नहीं भेज रहे भैया उधर सप्लाई, ठीक है ना। वैसा नेक्स्ट है बच्चों बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। अगर मार्केट बियरिश फेज में आ चुकी है, दो फेज होते हैं जनरली, दो फेज, एक बियरिश और एक बुलिश, ठीक है ना। मार्केट अगर बुलिश फेज में आ चुकी है तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगी। और मार्केट अगर किस में चल रही है, बियरिश फेज में चल रही है, तो सप्लाई कम होगी, ठीक है ना। बिकॉज बुलिश कौन सी मार्केट होती है? जहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है वो ज्यादा हो रही होती है, मार्केट में डिमांड हो रही होती है ना। मतलब बेसिकली अब मार्केट उछाल पे किस पे है, और बियरिश में मार्केट किस में है, डाउनफॉल में है। किस में है? डाउनफॉल में। नेक्स्ट है बच्चों नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर पूरी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और सेम प्रोडक्ट एंड दे हैव टू कॉम्पीट फॉर द सेम बायर्स। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, एक इंडस्ट्री के अंदर अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सिंपल। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सप्लाई प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सप्लाई प्राइस। अच्छा ये क्या होता है बच्चों? ये रिजर्व प्राइस होता है। क्या होता है? एमएसपी रिजर्व प्राइस होता है, और ये वो प्राइस होता है कि जिससे कम पे एक सप्लायर एक भी यूनिट मार्केट में बेचना नहीं चाहेगा। ये कम से कम प्राइस है किसी प्रोडक्ट का। एमएसपी क्या है? कम से कम प्राइस। कोई शक? आगे चल सकते हैं, चलो। लॉ ऑफ सप्लाई कुछ है क्या? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अरे कितने दिनों से मैं यही बोल रहा हूँ, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स में कुछ नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी। प्राइस ऊपर तो ओ नमन भैया चुप हो जाओ, अभी इसके बाद एक भी बार बोले ना अच्छा नहीं होगा, है ना। हमारे कान से खून निकल रहा है, तुम्हें पता है क्या कुछ? कितनी बार बोल चुके तुम अपनी जिंदगी में इसको, प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर, चुप बिल्कुल। अरे बच्चों गुस्सा मत करो यार, नहीं करा रहा हूँ, चलो जाने दो। ये टेबल देख लो आप, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नमन भैया मना नहीं करा हमने अभी, हमें पता है यार। अच्छा डायग्राम देख लो, मानोगे नहीं ऐसे। नोट में क्या लिखा है? नोट में क्या लिखा है? लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे रीजन क्या है? प्रॉफिट। बिकॉज एक इंसान को, एक सप्लायर को क्या ही चाहिए? जब भी प्रॉफिट ज्यादा हुआ वो सप्लाई क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा। प्रॉफिट कम हो गया, सप्लाई। अजम्पशंस बताओ, अजम्पशंस क्या होती है? अरे भैया वो जो अदर फैक्टर है ना, पीआर, जीएफटी, जीपीटीईएल, सब उठा करके कांस्टेंट, वो क्या है? देखो ये हो गया खत्म। बोलो भारत माता की। चलो आगे। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। एक्सेप्शंस मतलब सूचित। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? ऐसे केस जिनमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। और वो क्या है? पेरिशेबल बार। क्या है? बता सकते हो? पेरिशेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स, बी फॉर बैकवर्ड कंट्रीज, ए फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चरल गुड्स, एंड आर स्टैंड फॉर कौन से? रेयर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? रेयर आर्टिकल। बात समझ में आ रही है? इनके केस में बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स, बोलो ना, विच हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ, जिनकी लाइफ क्या होती है? शॉर्ट होती है। क्या हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं? क्या इनके केस में हम प्राइस बढ़ने का वेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। अरे दे धक्का भाई, आज ही कम में बिक रहे हैं तो निकालो। वेट नहीं करते कि नहीं कल प्राइस बढ़ेंगे, अरे कल तक तो इनका चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेगा दुनिया को। हाँ बोलो ना, ये काम भी ऐसा कर चुके होंगे उस टाइम तक, ठीक है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या नहीं करते हम? वेट नहीं करते। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है बैकवर्ड कंट्रीज। ये बैकवर्ड कंट्रीज क्यों है? बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज की क्या है? कमी है। और जब इनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो ये बैकवर्ड है। और बैकवर्ड कंट्री भले इनकी इकोनॉमी के अंदर क्या बढ़ रहे हो? प्राइस बढ़ रहे हो, ये चाहते हुए भी क्या नहीं बढ़ा सकते? सप्लाई नहीं बढ़ा।
अबे ये बैकवर्ड है ना, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। क्या नहीं है? बढ़ने दो प्राइस। तुम्हारे पास कुछ है कि तुम सप्लाई बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज इनके पास रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीकल्चरल गुड्स। चलो खींचो ना उधर से, ए उधर जा, स्ट्रेच करते चलो इस लैंड को। कर सकते हैं ऐसा? नहीं करेंगे। एग्रीकल्चरल गुड्स ओरिजिन पे जितना होगा उतना होगा। बात समझ में आ रही है? भले ही मार्केट में कितनी पूरी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ते रहे, लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही होगा। हम अपने मन से चाह के प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज बच्चों वहां पे क्या होती है, नेचुरल बाउंडेशन होती है। क्या होती है यार? वीट की खेती 4 महीने की होती है, 3 महीने की होती है, तो उतना ही होगा ना। मेरी मर्जी से 15 दिन की कोई ना हो जाएगी कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं 15 दिन के अंदर वीट का प्रोडक्शन कर दूंगा। नहीं हो सकता। और लास्ट है बच्चों रेयर आर्टिकल्स। रेयर रेयर आर्टिकल कौन है? जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या है, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। क्या? एक दो ही पीस होगा मुश्किल से, है ना? एक ही मान के चलो, मतलब एक ही है और कुछ है ही नहीं है। ठीक है। अब मान लिया इनके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इनकी सप्लाई बढ़ा सकते हो? नहीं। फिर रेयर किस चीज की है? रेयर तो होगी नहीं फिर ये, है ना? रेयर है तभी तो इनकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। चाहे भले ही प्राइस बढ़ते रहे, इनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो पेरिशेबल बार करके टॉपिक हो गया हमारा। किसका आंसर? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है बच्चों मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट कैसे कैसे होता है, या इसे क्या भी बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। मूवमेंट कैसे होता है बताना मेरे को। जब खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो, उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और यहाँ पे जो वो होता है, मतलब जो पॉइंट्स मूव करते हैं वो एक ही कर्व के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। या तो अप जाएगा या तो डाउन आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन को एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना? एक्सपेंशन कब होता है बताना मेरे को। हाँ, जब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़े तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसे इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? और इस केस में अपवर्ड मूवमेंट होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। और इसका वाइस वर्सा सिचुएशन होती है बच्चों। देखो पहले तो इसका डायग्राम देख लो। प्राइस सेम है, सॉरी ओ मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, माफ करना। प्राइस क्या हो गए, बढ़ चुके हैं, और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ चुकी है। तो इसका डायग्राम ये था सिंपली। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उस प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अदर फैक्टर तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, बिकॉज हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वो सब बच्चों को डीम्ड, मतलब ऐसा मान के चलेंगे हम यहाँ, हालांकि लिखा हुआ भी है। अच्छा, जब भी बच्चों क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अपवर्ड मूवमेंट होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इसको क्या भी बोलते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, ये इसका डायग्राम है। नमन भैया अभी ऊपर आपने एक्सपेंशन में डायग्राम दिखाया था, तो वो भी यही डायग्राम था। अभी भी ये दिखा रहे हो, हमें तो पता नहीं पड़ रहा है। हाँ बेटा, चेंज है उसमें। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो नीचे आ रही है। ये एरो देखो ना, आप गुस्सा काहे हो रहे हो, ये एरो देखो कि नीचे आ रहा है एरो, है ना? मतलब प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है। लेकिन अगर आप ऊपर आप गौर से देखोगे तो ये एरो ऊपर जा रहा है। प्राइस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है बच्चों, ये देखो इसकी समरी देखो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किसकी वजह से होता है? खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से। उसकी वजह से लीड्स टू, होता क्या है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट कितने टाइप का होता है? एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और अपवर्ड को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? खुद के प्राइस के कम होने से। और एक्सपेंशन कब होता है? खुद के प्राइस ज्यादा होने से। ठीक है, बात करते हैं बच्चों शिफ्ट की। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, नॉट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे किसकी वजह से होता है चेंज? अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता। प्राइस तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर में क्या होता है, चेंज होता है। अदर फैक्टर कौन? जैसे कि पी आर, जी एफ टी, जी पी टी, ई एन, उनमें चेंज होता है। और यहाँ पे ना मूवमेंट नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता, शिफ्ट होता है। शिफ्ट, पूरा का पूरा कर्व उठ के या तो आगे को चला जाएगा या तो पीछे को आ जाएगा, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना? इसे राइट वर्ड भी बोल सकते हैं हम, और लेफ्ट वर्ड भी बोल सकते हैं। तो दो तरह के बच्चों शिफ्ट होते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड को बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, बैकवर्ड को बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई।
फॉरवर्ड को राइटवर्ड भी बोलते हैं और बैकवर्ड को लेफ्टवर्ड भी बोलते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट क्या होता है? जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है किसके चेंज होने से? अदर फैक्टर के चेंज होने से। चेंज किस में नहीं हुआ? प्राइस में चेंज नहीं हुआ, अदर फैक्टर में चेंज हुआ और सप्लाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई। इस केस में सप्लाई बढ़ जाती है चाहे भले ही प्राइस क्या हो? सेम हो। और इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये आप टेबल और डायग्राम से देख सकते हैं। प्राइस सेम है, सप्लाई फिर भी क्या हो गई बच्चों? चेंज हो गई, मतलब चेंज इन द सेंस कि बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और ये इसका डायग्राम है, पूरा का पूरा कर्व आगे को शिफ्ट हो गया। आप देखो प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन जो सप्लाई है पहले इतनी थी, अभी क्या हो गई? इतनी हो गई। ठीक है जी। अच्छा आगे बच्चों नेक्स्ट है बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन सप्लाई कह रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई जब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी वजह से? किसी भी फैक्टर की वजह से, छोड़कर किसको? प्राइस को। यानी कि अदर फैक्टर की वजह से क्या होता है यहाँ पे? क्वांटिटी जो बेसिकली सप्लाई है, जो यूनिट्स है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस केस में सप्लाई कम हो जाती है चाहे भले ही प्राइस क्या हो? सेम हो। और इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इसको आप इस टेबल और डायग्राम से देख सकते हैं। बच्चों प्राइस देखो सेम है, लेकिन सप्लाई फिर भी क्या हो गई? कम हो गई। वो ऐसा क्यों हुआ होगा? अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। एक फेज बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, बस इसकी समरी और रहती है और देख लो। चेंज इन सप्लाई किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर की वजह से। इसकी वजह से होता क्या है? शिफ्ट कितने टाइप का होता है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड को क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड। और फॉरवर्ड को क्या बोलते हैं? राइटवर्ड। ठीक है ना। और इसे क्या क्या भी बोलते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसा होता क्यों है? बड़े सारे फैक्टर की वजह से। वो कौन कौन से फैक्टर है? PR, GFT, GP, TEN। ठीक है। अच्छा एक फेज कंप्लीट हो गया। अब आता है बच्चों हमारा दूसरा फेज इस चैप्टर का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या आता है? प्राइस इलास्टिसिटी। मैंने डिमांड तो नहीं बोला ना? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मुझे ऐसा लगा मैंने डिमांड बोल दिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Price elasticity of supply refers to the percentage change in quantity supplied for a commodity due to the change in, yeah, with respect to the percentage change in price of that particular commodity. It can be it is denoted by ES and it can be calculated by percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. माइनस का साइन लगाएंगे या नहीं? Why? Because there is a पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। भैया अच्छी बात नहीं, चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो। पॉजिटिव रिलेशन पता है हमें, ठीक है ना बच्चों। इसके दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहला कौन सा मेथड है बच्चों? परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। बात करें अगर परसेंटेज मेथड की, तो परसेंटेज मेथड क्या बोलता है? It is a ratio of percentage change in quantity supplied and the percentage change in price, है ना। ES is equal to what? Percentage change in quantity supplied upon percentage change in price, or we can say that ES is equal to delta Q upon delta P into P upon Q, where delta Q stand for change in quantity। ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। उसको कैसे निकालेंगे हम? Q1 माइनस Q। डेल्टा P स्टैंड फॉर चेंज इन प्राइस, उसको कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P। P स्टैंड फॉर ओरिजिनल प्राइस एंड Q स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी। इसी के साथ साथ बच्चों ये हो गया हमारा। नोट में देखो क्या लिखा है? प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन वहां पे हम लगाते नहीं है। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को तो क्या ही कराना है। आगे देखो नेक्स्ट है बच्चों सेकंड ज्योमेट्रिक मेथड। कौन सा मेथड? लास्ट है बच्चों। बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हो आप और बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। इसमें 34 मिनट हुई है अभी तक तो, ठीक है ना। पूरे चैप्टर को लपेट दिया हमने, 25 पेज की PDF है इसकी। ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड ये बोलता है कि ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि सप्लाई कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सप्लाई होगी वो कैसी होगी, जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी। बच्चों 5 इलास्टिसिटी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, लेस देन 1, इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड फाइनली इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो ये रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। इनके पांचों के नाम भी सुन लो। अगर 0 की बात करें तो परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक तो है
लेकिन परफेक्टली है, परफेक्टली बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। दूसरा क्या है बच्चों, हाँ लेस इलास्टिक सप्लाई। तीसरा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। चौथा क्या है, मोर इलास्टिक सप्लाई। और पांचवा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और इनको वापस से सीक्वेंस में 0, लेस देन 1, इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और इनफाइनाइट। तीनों के अगर कर्व की नेचर की बात करूं तो कैसे कैसे होगा, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में कैसा होता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक में पैरेलल टू वाई ए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जीरो होती है ना उसमें, क्या होती है जीरो। पहले चलो इसका मतलब भी देख लो ना, क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने से आप आपके मन में कौन सा फॉर्मूला लेके आएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस ये देखो ये फ्रैक्शन जीरो कैसे होएगा, जब न्यूमरेटर जीरो होएगा कि डेनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर जीरो होएगा। न्यूमरेटर में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि उसमें कोई चेंज, किसमें होता रहा चेंज, प्राइस। इसको इंग्लिश में बोलो, whenever there is no any change in the percentage change in quantity supplied due to the change in price, then elasticity is said to be perfectly inelastic। इस केस में ES is equal to क्या होता है, जीरो, and the supply curve is a vertical straight line parallel to the y axis। सब कुछ करा दिया मैंने इसके अंदर, आपको देख लो, चाहे पढ़ भी लो, यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, सारा कुछ वही लिखा हुआ है, कर्व भी देख लो उसका। कोई शक, किसकी बात करें अभी, लेस इलास्टिक सप्लाई की बात करें। अच्छा, लेस इलास्टिक का मतलब होता है बच्चों लेस देन 1, क्या होता है, अच्छा लेस देन 1 वो फ्रैक्शन कब आएगा, सोचो, जब न्यूमरेटर क्या होगा, कम होगा, और डेनोमिनेटर, whenever the percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, then the elasticity of supply is said to be less elastic, and in this case ES is less than 1। और बच्चों जो कर्व होता है, कर्व, वो कर्व कहां से चालू होगा, किसका, सप्लाई का, एक्स एक्सिस से चालू होगा। कहां से चालू होगा, और स्टीपर बनेगा, कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। दिखा देता हूं मैं अभी आपको। और वो ज्यादा इंक्लाइन किसकी ओर होगा, ज्यादा इंक्लाइन किसकी ओर होगा, वाई एक्सिस की ओर। देखो ये रहा, कल पढ़ाया था ना, नमन भैया दिख नहीं रहा है, टेक्स्ट देखो, ये रहा टेक्स्ट। ये कर्व चालू कहां से होता है, एक्स एक्सिस से चालू होता है, लेकिन झुकाव इसका किसकी ओर होता है, वाई एक्सिस की ओर होता है। बिकॉज बच्चों मैं बना के भी दिखा देता हूं, कभी तुम्हें लगे यार हमें समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, चालू तो कहां से हो रहा है, एक्स एक्सिस से, लेकिन इसका झुकाव किसकी ओर है, वाई एक्सिस की ओर। अभी दूसरा कर्व बना के दिखाता हूँ, इसी में बना के दिखाता हूँ। एक कर्व चालू होएगा वाई एक्सिस से, और इसका झुकाव बताना किसकी ओर है, एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है ना, वो तो किसकी ओर आने की कोशिश कर रहा है, और ये किसकी ओर जाने की कोशिश कर रहा है। समझो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होने वाला कर्व वाई की ओर झुका हुआ है, और वाई से स्टार्ट होने वाला एक्स की ओर झुक रहा है। कौन स्टीपर है, कौन फ्लैटर है, बता दो। ये तो स्टीपर है, और ये कौन है, ये फ्लैटर है। और सारे बच्चों को पता होना चाहिए, और पता है भी आपको, कि जितना कर्व फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है, जितना कर्व स्टीपर होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होती है। तो जो फ्लैटर वाला कर्व है वो बनेगा ग्रेटर देन 1 के केस में, किसके केस में, और जो स्टीपर वाला कर्व है वो बनेगा किसके केस में, लेस देन 1 वाले केस में। ये बताया मैंने आपको, देखो ये बन रहा है डायग्राम यहाँ पे, ये रहा, ये तो इसका टेक्स्ट है लेस वाले का, और ये इसका कर्व है। और तुम यहाँ पे भी देख लो, लेस इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस में तो ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज हो रहा है। देखना प्राइस में कितना सारा चेंज हो रहा है, और क्वांटिटी सप्लाइड में इन्नो सा चेंज हो रहा है, इन्नो सा, नन्ना मुन्ना सा चेंज। ठीक है, तो करोगे ना आप इस वाले गैप को, इस वाले गैप से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप बताओ ना मेरे को, लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1, बिकॉज ये वाला गैप क्या है, कम है, और ये वाला गैप क्या है, ज्यादा है। समझ आ रही है ना बात, न्यूमरेटर कम हो जा रहा है, डेनोमिनेटर ज्यादा हो जा रहा है। अगर मोर की बात करें बच्चों, हाईली इलास्टिक सप्लाई की बात करें, तो इस केस में व्हेनेवर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहेगी बच्चों, मोर इलास्टिक रहेगी, और ES ग्रेटर देन 1 होगा। और जो कर्व होगा वो कर्व कहां से चालू होगा,
वाई एक्सिस से चालू होगा, इंक्लाइन किसकी ओर होगा, एक्स एक्सिस की ओर होगा। ठीक है, ये रहा। देखो प्राइस में कितना थोड़ा सा नन्ना मुन्ना सा चेंज हुआ है प्राइस में, और क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज हो गया। तो जब इस वाले गैप को आप इस वाले गैप से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन ऑलवेज क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। 3 इलास्टिसिटी हो गई हमारी, एक 1 वाली रह गई, 1 वाली को भी यहाँ पे देखते हैं अभी। उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल है यार, whenever percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price, then the elasticity of supply is said to be यूनिटरी इलास्टिक। इस केस में ES इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और बच्चों कर्व चालू होगा कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है ना। अच्छा, ओरिजिन से कोई भी कर्व जाए, ओरिजिन से कोई भी कर्व जाए, उसकी इलास्टिसिटी क्या ही होगी, 1 होगी। ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कर्व क्या है, मतलब क्या तो फ्लैटर है क्या तो स्टीपर है। ठीक है, ये चीज हो गई। कितनी हो गई बच्चों हमारी, 0 लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 अभी करी हमने, ग्रेटर देन 1 भी। फाइनली क्या रह गई, जो सबसे शुरू में पढ़ाई थी मैंने आपको, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट को परफेक्टली, सॉरी कहाँ पे है, ये रहा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये रहा। इस केस में क्या होता है, जब प्राइस तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, चेंज होता है। जब प्राइस सेम है तो चेंज किस में नहीं हो रहा, प्राइस में नहीं हो रहा। और प्राइस कहाँ पे आते हैं, डेनोमिनेटर में आते हैं। डेनोमिनेटर में 0 तो पूरा फ्रैक्शन इनफाइनाइट। ठीक है ना। whenever there is a change in quantity supplied but there is no any change in price, then in this case elasticity of supply is said to be perfectly elastic supply, and in this case ES is equal to infinite, and the curve, supply curve is a horizontal straight line parallel to the x axis। ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है। ये रही बच्चों क्या यहाँ पे टेबल, और ये रहा इसका डायग्राम। फाइनली हम प्रोपोर्शनेट मेथड को भी रिवाइज कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मेथड भी हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। एक टॉपिक रह गया फाइनली, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये तो मैंने बता ही दिया कि जितना कर्व फ्लैटर होता है उतना ही ज्यादा क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। जितना कर्व क्या होता है, स्टीपर होता है, उतनी इलास्टिसिटी कम होती है। उसके पहले चलो एक टॉपिक और ये देख लो थोड़ा और डिटेल में, अदरवाइज तो फाइनल वही टॉपिक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग टाइम पीरियड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चों टाइम पीरियड 3 टाइप के होते हैं। एक तो मार्केट पीरियड जिसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, दूसरा शॉर्ट पीरियड, और तीसरा लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय, बहुत कम समय, ज्यादा कम समय। ठीक है ना। इस केस में जो बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो 0 होती है। क्या होती है यार, एकदम से ना, एकदम से लेट सपोज मेरे को कोई आके बोले नमन भैया तुम्हें 500 बच्चों का बैच पढ़ाना है एकदम से, मतलब आज की आज शाम तक। ठीक है ना। शाम के आपको क्या कर लो, आप अरेंजमेंट कर लो, आपको 500 बच्चों का बैच पढ़ाना है। क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा, नहीं होगा यार। शाम तक कैसे करेंगे 500 बच्चों के बैच का अरेंजमेंट। सबसे पहले तो प्रीमाइस चाहिए ना हमें, है ना, कि जिसमें 500 बच्चे आ जाए। प्रॉपर वो देखना पड़ेगा कि प्रॉपर अरेंजमेंट हमारी क्लास कैसे ऑपरेट होगी। ठीक है ना। तो मुझे बताओ क्या मैं इस केस में सप्लाई बढ़ा सकता हूँ इतने कम समय में, नहीं। तो बच्चों मेरे लिए क्या है, मार्केट पीरियड है। क्या है, मार्केट पीरियड है। ठीक है ना। तो इस केस में चाहे भले ही वो कह रहे कि नमन भैया बच्चे फीस डबल देने के लिए तैयार है, जान दो यार डबल दे रहे, नहीं कर सकते ऐसा, ये बहुत कम समय है ना। एटलीस्ट हमें 3 दिन का समय चाहिए वो अरेंजमेंट करने के लिए, है ना। इतना बड़ा हमारा शहर नहीं है कि हमें इतने बड़े बड़े प्रीमाइसेस क्या हो जाएंगे, एकदम से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। देखना पड़ेगा अच्छे से कि कहाँ पे हम कैसे अरेंज कर पाएंगे। पर अच्छा ध्यान से सुनो, छोटे हमारा छोटा शहर है, तो छोटे शहर में मेरे लिए ये जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, ये मार्केट पीरियड है। क्या है, लेकिन बड़े शहरों, बड़े जो शहर है, जो मेट्रो सिटीज है, शायद उनमें ये मार्केट पीरियड, वहां का बंदा बोले कि जस्ट चिल बेबी, ठीक है ना, कर लेंगे। ठीक है ना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, शाम तक मैनेज कर लेंगे। अरे यार बड़े बड़े प्रीमाइसेस एक झटके में मिल जाएंगे ना, सीधा तुम्हें क्या मारना है, पैसा फेंक के मारना है। वो बोलते हैं ना पैसा फेंको तमाशा देखो, तो वही काम होगा। इतने बड़े बड़े आप दिल्ली जैसी सिटी में जाओगे तो क्या कोई भी इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, आप लक्ष्मी नगर में चले जाओ, आप वेलकम में चले जाओ, ठीक है ना, या बाकी दूसरे रोहिणी चले जाओ आप, तो बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बहुत बड़े बड़े क्या है, कॉन्फ्रेंस हॉल है ना। आप उन्हें सीधा क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्या करना है, पेमेंट करनी है, सारा अरेंजमेंट वो करके देंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कुछ फैसिलिटीज नहीं है। तो बच्चों डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।
समझ में आ रही है? या एरिया टू एरिया क्या करता है, डिफर करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट पीरियड बहुत कम टाइम पीरियड होता है जिसमें हम सप्लाई को चाह के भी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस में बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, जीरो होगी। और कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड में हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट पीरियड। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट पीरियड। क्या है, सारे बच्चों को पता है, शॉर्ट रन में हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं केवल किसको चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। अब ये मत बोलना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, वैसे तो मैं आपको, हालांकि मैंने कल भी बताया था, लेकिन बहुत डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसमें आपको पता पड़ेगा प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर कि शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कुछ फैक्टर तो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात? मतलब ये इतना इनफ टाइम है कि हम ना लेबर को बढ़ा के आउटपुट तो बढ़ा देंगे, लेकिन मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते। तुम बजाज मिल वालों को जाके बोलो 2 दिन के अंदर एक प्लांट और लगा दो, लगा देंगे। एक हफ्ते में भी लगाएंगे, एक महीने में भी लगाएंगे, 5-6 महीने चाहिए कम से कम एक प्लांट को लगाने के लिए, इतना बड़ा प्लांट है। तो मुझे बताओ इनके लिए 5 महीने का समय भी, 4 महीने का समय, 5 महीने का समय भी क्या है, शॉर्ट पीरियड है। क्या है, शॉर्ट पीरियड है। तुम मुझे बोलो कि नमन भैया आपको 5 महीने में एक बैच खत्म करना है, मेरे लिए तो लॉन्ग रन है भाई, मैं 5 महीने में 2 बैच भी क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। समझ में आ रही है ना? लेकिन वो अपने प्रोडक्शन चालू भी नहीं कर पाएंगे। तो समझो देखो, उनके लिए तो वही 5 महीने का टाइम क्या हो रहा है, शॉर्ट रन हो रहा है, मेरे लिए क्या हो रहा है, लॉन्ग रन। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये बच्चों प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करता है, डिफर करता है। और एरिया टू एरिया का भी एग्जांपल दिया मैंने भी आपको, जो इससे पहले रोहिणी वाला और बुढ़ाना वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। बात करें अगर शॉर्ट पीरियड की, शॉर्ट पीरियड में मैं आउटपुट बढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन उसकी भी एक हद है, उसकी भी एक क्या है, लिमिट है। बिकॉज जस्ट मैं ना आउटपुट को बढ़ा सकता हूँ लेबर को बढ़ा करके, मशीनरी चेंज नहीं कर सकता उसमें। समझ में आ रही है बात? तो उसमें बच्चों जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेंज नहीं होता है, जो मार्केट पीरियड होता है उसमें नहीं होता चेंज, लेकिन शॉर्ट पीरियड में चेंज तो होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम चेंज होता है। किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई बच्चों यहाँ पे जो कर्व देख पा रहे होंगे आप, वो स्टीपर देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो, स्टीपर क्यों है, बिकॉज एक्स एक्सिस से वो क्या हुआ है, चालू हुआ है, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों लॉन्ग रन की, किसकी बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड अब इनफ टाइम है, क्या है, इनफ टाइम है। इनफ टाइम इतना है कि इसमें लेबर को तो हम चेंज कर ही देंगे, लेबर को भी कम ज्यादा कर सकते हैं बच्चों। इस केस में तो जो फिक्स फैक्टर है ना वो भी क्या ही हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। मतलब मशीनरी चाहो तो 2 प्लांट लगाने तो लगा सकते हैं, 3 प्लांट लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हैं। ये इनफ टाइम है, क्या है, इनफ टाइम है, ठीक है ना। इस केस में बच्चों इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है प्राइस के चेंज होने से। अगर लॉन्ग रन में प्राइस में चेंज होता है तो कंपैरेटिवली क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज ज्यादा होगा, और ईएस क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। कर्व आपको बताइए कि वाई से चालू होगा और ज्यादा इंक्लाइन किसकी ओर होगा, ठीक है, और फ्लैटर कर्व है। फाइनली लास्ट टॉपिक इज देयर, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे जो इलास्टिसिटी है बच्चों वो क्या हो जाती है, आपकी अफेक्ट हो जाती है। इलास्टिसिटी किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कोई शक है क्या आपको? अच्छा, पहली हेडिंग है बच्चों नेचर ऑफ कॉमोडिटी। क्या है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। यहाँ पे जो नेचर पढ़ना है, हमें 2 टाइप से पढ़ना है। कौन कौन सा बच्चों, एक तो पेरिशेबल गुड्स और एक ड्यूरेबल गुड्स। एक तो पेरिशेबल गुड्स, दूसरे ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स के केस में आप मेरे को बताओ क्या हम वेट करेंगे क्या प्राइस को बढ़ने का, नहीं ना। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। तो बच्चों इनके केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिसिटी कम होती है। क्यों होती है कम, बिकॉज इनके प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज नहीं होता। मान लिया अगर मैं मिल्क में डील करता हूं और मिल्क के प्राइस जस्ट 60 रुपी लीटर से कितने हो गए, 40 हो गए, कितने हो गए। तो मुझे बताओ क्या मैं सप्लाई रोक दूंगा क्या, क्वांटिटी सप्लाइड में कम कर दूंगा, नहीं करूंगा। बिकॉज मुझे पता है अगर मैं रोक के रखूंगा ना तो खराब हो जाएगा, जितने का आज बिक रहा है इतने भी नहीं मिलेंगे मेरे को। तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, वो भी उसका करेंगे जो फ्रेश है अभी, जिसमें लिमिट बाकी है अभी, जो जो दूध एक दिन तक चल जाएगा। लेकिन जो मुझे पता है कि अगर मैंने 1 घंटे भी रोक लिया ना तो ये खराब हो जाएगा, तो उसको तो हम क्या करेंगे, रिलीज ही करेंगे। तो प्राइस के चेंज होने से बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इस केस में जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स के केस में इलास्टिसिटी कम होती है, जबकि ड्यूरेबल गुड्स को तो हम होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्नीचर का एग्जांपल दिया आपको, कोई मशीनरी हो गई, फैन हो गया,
एसी हो गया, कुछ भी है, मतलब जो ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे जो प्रोडक्ट, ठीक है ना, उनको स्टोर करके रख सकते हैं, तो उनके लिए वेट किया जा सकता है प्राइस में चेंज होने का। लेट सपोज आज प्राइस कम चल रहा है तो हम उन्हें होल्ड करके रख लेंगे, अभी प्राइस को बढ़ने का वेट करेंगे। हाँ बोलो ना। आज अगर क्या है, प्राइस ज्यादा हो रखे है ऑलरेडी, तो हम और भी ज्यादा क्या करेंगे, उनकी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, कहीं फ्यूचर में प्राइस क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो प्राइस के कंपैरिजन में इनकी क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज होता है, तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट के केस में बच्चों इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। पहला नेचर ऑफ द कमोडिटी, उसके अंदर हमने दो पढ़े, प्यार से बताओ। पेरिशेबल गुड्स और दूसरा, दूसरा क्या है, नेचुरल बाउंडेशन, कौन बताएगा मेरे को, कौन समझाएगा? अच्छा, बहुत होशियार हो। अपने गले को शांति देनी तो हमारे से पूछ लिया, वैसे अपने आप बता जाते नॉन स्टॉप। नालायक को मत बताओ, मैं ही बता रहा हूँ। नेचुरल बाउंडेशन, बच्चों जिन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में नेचुरल बाउंडेशन होती है, क्या होती है? अब जैसे टीक वुड है, या कोई भी वीट की फसल ले लो आप, है ना, तो वीट की फसल 4 महीने में होएगी, नेचुरल बाउंडेशन में मेरा कुछ रोल रहेगा क्या इसमें? मैं कहूँगा बच्चे नहीं नहीं, 1 महीने में हो जा, 15 दिन में हो जा, ऐसे जिद्दी, मतलब जिद नहीं करते, जिद्दी नहीं होते, है ना। तो कितने दिन में तैयार हो जाना, 15 दिन में तैयार हो ना, मार्केट में क्या बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, मैं तेरे को फिर अच्छे प्राइस में अच्छे दाम में बेच पाऊंगा। मानेगा ये मेरी? मैं किससे बात कर रहा हूँ भैया, तुम पगला गए क्या? मैं किससे बात कर रहा हूँ, गेहूं की फसल से। वो मेरी बात सुनेगी क्या? नहीं सुनेगी, ठीक है ना। टीक वुड को प्रॉपर ग्रो करने में, छोटे छोटे सैपलिंग्स को प्रॉपर ग्रो करने में 15 से 20 सालों का समय जाएगा, ठीक है ना। 5 साल हुए अभी मैंने जब सैपलिंग लगाए थे, मार्केट में प्राइस में स्काई रॉकेट हो गई, बिल्कुल मतलब 10 टाइम्स प्राइस हो गई। कितने हो गए? मेरे मन में लालच तो आएगा ना, यार काश आज बेच पाता। किसी जाके किसी भी एक ट्री से मैंने पूछा बिकेगा आज, तो कह रहा जा रहा, नहीं जा रहा। अबे भाई मेरे को ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा? 15, कम से कम एटलीस्ट कितना साल लगेंगे? 15 साल लगेंगे, तो मेरे को 5 साल में पूछ रहा है। हाँ बोलो ना। तो अब मेरा इसमें कुछ रोल है, मैं कोई इसमें इंजेक्शन लगाऊं तो ये ग्रो कर जाएगा? नहीं होगा ना, नेचुरल बाउंडेशन है। तो बच्चों जिन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए नेचुरल बाउंडेशन लगी होती है, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जिनमें नेचुरल बाउंडेशन नहीं होती, उनमें क्या होती है, बोलो, उनकी जो सप्लाई होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, वो क्या होती है? एक बात बताओ, आप लेट सपोज आपके यहाँ पे फार्मिंग होती है, आप कोई भी फसल तैयार करते हो, मार्केट में उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या प्राइस बढ़ने से उसकी आप सप्लाई बढ़ा सकते हो? मेरे को पूछो, नमन भैया आपको 4 बैच लेने हैं दिन में, और मेरे लिए एक बार के लिए पॉसिबल है नहीं है? क्यों है पॉसिबल, बताना मेरे लिए। बिकॉज मेरे को खुद को मैनेज करना है, मैं खुद अपने आप को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं फार्मिंग करता हूँ, मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा, उसको कैसे समझाऊंगा मैं कि बेटा जिद नहीं करते, 4 महीने में नहीं 1 महीने में ग्रो हो जाना, नहीं होगा ना वैसा। तो वो बोल रहे हैं नेचुरल बाउंडेशन, ठीक है, समझ में आई। जिन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए नेचुरल बाउंडेशन लगी होती है, नेचर ने कुछ तो बाउंडेशन लगाई है, ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है। जिन पे कोई नेचुरल बाउंडेशन नहीं होती, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा। समझ में आई बात? नेक्स्ट है बच्चों, नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। अगर हम अपने प्रोडक्शन में किस तरह के इनपुट यूज कर रहे हो बच्चों, जो हमारे आसपास इजीली क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम अपने आउटपुट में, अपने प्रोडक्शन में ऐसे इनपुट यूज कर रहे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। ये मैंने कल आपको समझाया भी था कि अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ पर आया और हम ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे आसपास ही मिल जाता है, मतलब हम तो रिटेलर है, हम तो कौन है, रिटेलर तो समझते हो आप, जो छोटी छोटी क्वांटिटी में डील करता है, और उस प्रोडक्ट का जिसमें हम डील करते हैं उसका होलसेलर हमारे आसपास ही अवेलेबल है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं अरे भाभी बैठो, अभी लेके आ रहे हैं, गोडाउन में से लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? कहीं से गोडाउन से लेके आ रहे हैं, दूसरे के यहाँ से लेके आ रहे हैं, है ना। उसके यहाँ से वो प्रोडक्ट 900 में लाएंगे और भाभी को कितने का चिपका देंगे, 1000 का या 1500 का चिपका देंगे, बाहर के बाहर 500-600 रुपये हम कमा लेंगे, ठीक है ना। 100 रुपये जो भी वट एवर द प्राइस, मुझे नहीं मतलब है उससे, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। हाँ बोलो। लेकिन लेट सपोज हम ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो चाइना से पहले कहीं नहीं मिलता। चाइना से पहले क्या, अभी भी ऐसे बोलोगे अरे रुको भाभी अभी चाइना होके आ रहे हैं बस अभी,
बस जस्ट ओए पानी पिला, इतने बस आ रहा हूं मैं अभी, ऐसे होगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना। तो बताओ, जिन गुड्स की अवेलेबिलिटी हमारे आसपास ही रहती है, जिन इनपुट को हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में और वो इनपुट हमें आसपास ही मिल जाते हैं, हमें आसपास ही मिल जाते हैं, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, उस केस में जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दोज गुड्स जो इजीली अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज उनको तो लाना पड़ेगा ना। ये देखो ना, मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज पहले वो कहां से लाने पड़ेंगे मेरे को, चाइना से लाने पड़ेंगे। चाइना से एकदम से मैंने फूक मारी एकदम से आ जाएंगे, नहीं ना, टाइम लगेगा ना, 15-20 दिन लगेंगे, क्या पता उस टाइम तक प्राइस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो बच्चों, जो गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हमारे आसपास, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो इजीली अवेलेबल नहीं होता उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर, अभी बताया मैंने, वेरी शॉर्ट पीरियड में ईएस क्या रहती है, 0, शॉर्ट पीरियड में क्या रहती है, <1, और लॉन्ग पीरियड में क्या होती है, <1। ये हो गया। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हो वो सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है, और उसमें पैसा भी ज्यादा नहीं लगता है, उसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो बताओ, क्या मैं इसकी सप्लाई को इजीली बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इजीली बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तो इस टेक्नोलॉजी को कोई भी ऑपरेट कर लेगा ना, मैं मार्केट से 5-10 लोंडे हायर करूंगा, ए चलाओ रे इसे, ठीक है ना, अब प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो बढ़ा लेंगे प्रोडक्शन, हाँ बोलो ना। लेकिन ये मशीनरी ऐसी है, 4 लोग तो इसे देख के बोलते हैं भाई ये चलती कहाँ से है, ये कैसे चलती है, कौन चलाता होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो इस टेक्नोलॉजी को कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तो क्या मैं इसको ऑपरेट करके प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा, नहीं बढ़ा सकता, पहले अपने लोगों को मेरे को क्या देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, और ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, तो मैं इतना इजीली क्या नहीं बढ़ा सकता सप्लाई, है ना। और वैसे भी मशीनरी बहुत महंगी आती है, ऐसे नहीं कि मार्केट में प्राइस बढ़ गए तो मैं जस्ट क्या कर लूंगा कि एक और मैंने मशीनरी लगा दी, एक और टेक्नोलॉजी मैंने क्या कर दी, इंस्टॉल कर दी, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा बच्चों। अगर कोई सिंपल टेक्नोलॉजी है ना, और इनएक्सपेंसिव है, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, <1 होती है, और जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और वो एक्सपेंसिव मशीनरी भी आती है, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। डिटेल में कल बताया था मैंने, अगर कल वाला लेक्चर चाहिए तो बता देना, फिलहाल आज तो रिवीजन करा रहा हूँ। रिस्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिस्क। एक बंदा कौन है जिसका रिस्क एपेटाइट क्या है, ज्यादा है, हंस रहे तुम अपने मन मन में दूसरे वाले को लेकर के, ठीक है। पहले तुम्हें आधे लोगों को समझाया नहीं, अभी समझ जाएगा, सुन लो। पहले वाला जो बंदा है उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, ये बड़े बड़े गेम खेलता है, क्या खेलता है, बड़े बड़े गेम खेलता है। इसको लग ही रहा था कि मार्केट में प्राइस बढ़ सकता है, तो इसने भाई साहब कितना बहुत तगड़े लेवल पे क्या लगा के रख लिया, स्टॉक लगा के रख लिया, है ना। अब मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तो बताओ, जिस बंदे का रिस्क एपेटाइट ज्यादा है ये सप्लाई बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा। तो जो रिस्क टेकर बंदा है, कौन सा बंदा है, उसके केस में तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, <1, क्या होती है। और एक है कंजर्वेटिव, कौन है, कंजर्वेटिव कौन होता है, जो बहुत सोच समझ के चलता है, जो डरपोक बिल्ली टाइप का होता है बंदा, कैसा होता है, ना भाई मैं नहीं लगाने का स्टॉक, प्राइस अगर क्या होगी, कम होगी, तो मेरे को तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, जब एक्चुअल में प्राइस बढ़ रहे होंगे तो बोलेगा ए बेटे तू बढ़िया है ना, तेरा सही चल रहा है ना, तूने तो यार अंधा पैसा कमा लिया, तू भी कमा लेता, तेरे पास भी तो थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन तेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी ही नहीं, है ना। अब ये इसके मुंह को देख रहा है, जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी ना, तो किसको देख रहा है, जिसका रिस्क एपेटाइट क्या था, ज्यादा था, ठीक है ना। ये कह रहा भाई तेरा सही है, हम तो खाली बैठे, हम तो मक्खी पकड़ रहे, ठीक है ना, तो पकड़ता रहे ना तू, हम पैसा बना रहे हैं, बिकॉज हमने क्या लिया, रिस्क लिया। अरे बच्चों, ये तो बिजनेस का सिंपल फंडा है, आप पढ़ते भी होंगे, है ना, मोर इज द रिस्क ग्रेटर इज द रिटर्न एंड वाइस वर्सा, से सुनो। अच्छा, तो ये हो गया। तो बच्चों, जो रिस्क टेकर बंदा है उसके केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और जो रिस्क नहीं लेगा उसके केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होती है। फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बच्चों अगर उसको सप्लाई के बढ़ाने से, है ना, या प्रोडक्शन के बढ़ाने से, ऐसे बोलो टू बी अप्रोप्रिएट, अगर प्रोडक्शन के बढ़ाने से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाए, अगर प्रोडक्शन के बढ़ाने से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाए, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो कम होती है, बिकॉज कॉस्ट भी तो बढ़ रही है ना। लेकिन अगर प्रोडक्शन अगर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, हाँ बोलो ना, और जिसकी वजह से हमारी क्या हो गई, कॉस्ट कम हो गई। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका हो चुका ऑलरेडी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट होता है, किसका होता है,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बस जस्ट एक लाइन सुन लो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जब हम बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर प्रोडक्शन के बढ़ाने से कई बार तो ऐसा हो जाता है हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो उस केस में तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगी। और अगर प्रोडक्शन के बढ़ाने से बच्चों हमारी क्या भी कम हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, तो उस केस में एएस जो होगी हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसकी एमटी देख लो जस्ट, सीबीआई ट्राइज टू रिफ्लेक्ट क्राइम, CBI tries to reflect crime. C for commodity, nature of commodity. B for foundation, natural foundation. I for inputs, nature of input use. CBI tries का T है, T for time factor. CBI tries to, T for technology, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, R, R रिफ्लेक्ट का R है, R for risk एंड लास्ट C for crime और C for अपना क्या है, बोलो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी के साथ साथ बच्चों इस चैप्टर का रिवीजन हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कल क्या करेंगे हम, मतलब कल इन द सेंस कल का तो ऑफ रहेगा, मंडे में क्या करेंगे हम, टेस्ट देंगे आप, कौन से चैप्टर का, इलास्टिसिटी का। डिमांड का तो हो चुका ना, इलास्टिसिटी का टेस्ट होगा, ठीक है ना, मंडे में। और ट्यूसडे में इसका होगा, थियरी ऑफ सप्लाई का, किसका, जो भी मेरा मन आएगा मैं जैसे होगा बना दूंगा, ठीक है ना। सुनो, अब बैक टू बैक चिपक के 3 टेस्ट होंगे आपके। मंडे में कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ट्यूसडे में थियरी ऑफ सप्लाई, और उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक का क्या हो गया। हाँ सही है, रिवीजन वगैरह सब हो रखा है, अब लेने तो ये है ना, इतने दिन से रुकी तो रहे थे। तो ये वेडनेसडे तक हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। थोड़ा तेज जाना, छुप छुप करके मत जाना, मैंने कल भी कहा था आपको।